अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद सालों में बारिशों से हर साल हम इतनी ज़्यादा तबाही से दो चार होते हैं और फिर उसके ऊपर अफसोस करते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान शिकार है, जिसमें शक नहीं है कि हम हैं उसका शिकार। लेकिन अपनी कोताही और नालायकी के ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहिए जब आपको पता है कि ये हम उन ममालिक में शामिल हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वर्स्ट हिट हैं, तो हमारी उसके लिए तैयारी क्या है। आज से साल 2 साल पहले E11 वाली साइड पे वो एक नाला है जिसके दोनों तरफ प्लाजे बन गए हुए थे, तो हमने पानी का एक बड़ा रेला आया था, वो आया तबाही मचाता हुआ चला गया, गाड़ियाँ बह गई, उसमें लोगों की जान गई। आज मैंने वो DHA के अंदर वही मंज़र देखा है जहाँ एक पाकिस्तानी फ़ौज के कर्नल, अभी तक उनके मतलब मालूम नहीं है, उनकी साहबजादी भी उनके साथ ही उनकी गाड़ी बहा के वो ले गया। और 221 से ज़ायद अफराद हैं जो इस रेन स्पेल में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं मुख्तलिफ़ मुल्क के हिस्सों में। तो क्या हमारी उसके लिए कोई मुनासिब तैयारी और मनसूबाबंदी नहीं होनी चाहिए कि 5 ईयर्स डाउन दी रोड हमने इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। लेकिन उस जो एक ग्लोबल फिनोमेना है उसको अपने हालात के मुताबिक अपने लोगों की हिफाजत की खातिर हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कहीं ग्लेशियर मेल्टिंग होनी है, अनयूजुअल रेनफॉल आनी है, तो हमें जो नेचुरल ड्रेन्स हैं, पानी की जो कुदरती गुज़रगाहें हैं, उनको खुला रखना चाहिए। कहीं पे किसी आबी गुज़रगाह को बंद करके वहाँ प्लाज़ा या हाउसिंग सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। कराची के अंदर वाक़या हुआ था जिसमें बहुत तबाही गुजरी थी, वो पता नहीं किसी सोसाइटी का फ़ेज़ 7 था, समंदर का रास्ता बंद करके तो वहाँ पूरा फ़ेज़ बना दिया गया था, पूरा फ़ेज़ डूब गया, लोग मर गए, बेसमेंट सारी डूब गई, लोगों की जायदादें तबाह हो गई। तो कुछ अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, हिकमत दी है, इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहलाया इसलिए जाता है कि अल्लाह ने उसको सोचने समझने की सलाहियत दी है। लेकिन अगर जो उस सोचने समझने की सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करता तो वो फिर अशरफुल मखलूक़ात कहलाने का हकदार नहीं है। 200-300 बंदा हर साल हम सिर्फ इसलिए कि बारिश बहुत आ जाती है तो हमारा मर जाता है और कई हज़ार ज़ख्मी हो जाते हैं, कई घर गिर जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ करें। 1000-2000 अरब का जो बजट में हमारे डेवलपमेंट प्लान बनता है, मरकज़ और सूबे मिला के कोई 2-2.5 हज़ार अरब रुपया खर्च करते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। तो फर्स्ट अवलीन आपकी प्रायोरिटी क्या है? लोगों का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, बाकी सब चीज़ें उसके सानवी हैसियत इख्तियार करती हैं। तो उसके लिए कौन सा प्लान है? मैं हर साल वज़ीर-ए-आज़म से सुनूँ हम बड़े मर गए हैं जी, भूखे हाथों, दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं। सैलाब के लिए 2-3 साल पहले भी हमने ये कोशिश की थी, इंटरनेशनली हाथ फैला के गए थे, $10 अरब की कमिटमेंट्स हुई थी, बहुत ज़्यादा आई नहीं। पहले अपना प्लान तो बनाएं, रुपयों में जो लगा सकते हैं वो तो लगाएं, फिर बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी की तरफ देखें कि वो हमारी कहाँ मदद कर सकती है। वर्ल्ड बैंक, ADB से आपको कर्ज़े लेने पड़ेंगे। अब वो पुराने दौर गुजर गए हैं कि $1-2 अरब कोई देखता था कि ये क्लैमिटी हिट कंट्री है तो इसको इमदाद के तौर पर दे दो, अब कोई नहीं देता। पूरी दुनिया में एक तरफ जंगें लगी हुई हैं, कहीं इकॉनमी यूरोप की बैठी हुई है, अमेरिका अपने मसलों से दुचार है। तो अपना होम ग्रोन प्लान मनसूबा बनाना पड़ेगा और अवलीन तरजीह यही होनी चाहिए कि लोगों को बचाना है, इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ये आबी गुज़रगाहें जो हैं उनके कब्ज़े करके किसी माफिया को इजाज़त नहीं देनी कि वहाँ प्लाज़ा या कुछ और कर ले। इसी तरीके से सोसाइटीज़ बनानी है तो वहाँ पे भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि ग्रीन एरिया की प्रोटेक्शन करनी है। ग्रे एरिया और ग्रीन एरिया की तमीज़ पूरी दुनिया में होती है, सिर्फ हमने पाकिस्तान में मुका दी है। हमारे वो जितने खेत थे ना पंजाब में, अब मोटरवे के साथ जाना शुरू हो तो जगह जगह आपको सोसाइटीज़ के बोर्ड लगे नज़र आते हैं, आधी से ज़्यादा उसमें फ़ेक हैं जो लोगों के पैसे लूट के भाग गई हुई हैं। तो लेकिन इसमें अवलीन कसूरवार वो सोसाइटी वाला नहीं है, वो हुकूमत और उसके एहलकार हैं जो पैसे खा के आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और जब लोग मर जाते हैं फिर कहते हैं बारिश आ गई थी, इसमें हमारा तो कसूर ही नहीं है। पंजाब हुकूमत भी यही कहेगी। 135 अफराद हैं जो सिर्फ पंजाब में चले गए और 225 पूरे मुल्क में, तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ बहुत बड़ी पोलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, उन्हें भी और 2-3 और जो उनके लीडिंग फिगर्स हैं उनको 10-10 साल की सज़ा दे दी गई है। ये बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर। एक तरफ हमने KP इलेक्शंस होते देखे थे सेनेट के, जहाँ पर उन लोगों को जिनके मुतल्लिक़ पहले इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त की जानिब से और PDM की पहली हुकूमत की जानिब से कहा जाता था कि उन्होंने 9 मई करवाया, वो अब सेनेटर्स हैं। और आज उन लोगों को कुछ दूसरे जो पंजाब में बैठे हुए हैं उनको 10 साल की सज़ा दे दी गई। तो आज मैं इस फ़र्क को जानने की, समझने की कोशिश करूँगा। मैं इस सज़ा के हक़ में नहीं हूँ, ये नहीं मैं कह रहा कि वो सेनेटर बन गए हैं तो इनको सज़ा दे दिया तो उनको भी सज़ा दे दो। ये एक सियासी मामला है, उसको सियासी तरीके से हल करना चाहिए और जिसने जलाओ घिराओ या आग में हिस्सा लिया उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कल GHQ में चढ़ जाए, कोई पार्लियामेंट में चढ़ जाए, कोई कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस जाए, वहाँ जाके आग लगा दे, बिल्कुल गलत काम है। ये रियासत की
इमानत है, ये चीज़ें, ये निशानियाँ हैं, सिंबल्स हैं स्टेट के, इसकी जो भी तबाही का ज़िम्मेदार होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल डिस्प्यूट में और एक्चुअल जो क्रिमिनल एक्ट है उसमें तमीज़ भी बरकरार रहनी चाहिए, कहीं ये लाइनें आपस में गुड़मुड़ नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान हैं सेनेटर पलवल शाह खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। शाहिद खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पेशावर से हमारे साथ होंगे, सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, पहले अगर फ्लड्स के ऊपर आपसे पूछ लो, आप लोग यकीनन दुखी आप भी होते होंगे जैसे पूरी कौम दुखी होती है, लेकिन इसके लिए मंसूबे बनाना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, उसके ऊपर मुझे लगता नहीं है कि कोई ख़ास पेशरफ्त है, सिर्फ हम अफसोस का इजहार करने के लिए तैयार होते हैं एक बयान जारी करने के हद तक। अमली तौर पर पिछले 3 साल में हमने क्या किया, मुझे कोई एक स्टेप नज़र नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपने अपनी इब्तदाइया गुफ्तगू में मैं समझता हूँ कि बहुत ही हक़ाइक़ पे मबनी गुफ्तगू की है और बड़े वो फैक्ट्स जो मेरे जहन में थे कि उन पर बात होनी चाहिए वो आपने ख़ुद ही बयान कर दिए हैं कि डेवलपमेंट जो होती है वो हर मुल्क के अंदर होती है और होनी चाहिए। आबादियाँ भी बढ़ रही हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की आबादी, ये कोई अच्छी खबर मैं आपको नहीं दे रहा, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हर साल पाकिस्तान की आबादी में हम न्यूज़ीलैंड की आबादी जितना इजाफा कर रहे हैं। पूरा एक मुल्क जितनी न्यूज़ीलैंड की आबादी है उतनी आबादी हर साल हमारी आबादी जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है और बढ़ रही है, और दिस इज़ आल्सो पॉइंट ऑफ सीरियस कंसर्न। और ज़ाहिर है बढ़ती हुई आबादी के साथ फिर आपको उतने रिसोर्सेज चाहिए, शहर फैल रहे हैं। हमारा अगर मसला इस्लामाबाद की मिसाल सामने रख लेते हैं, वैसे तो हर शहर में यही हो रहा है, माइग्रेशंस हो रही हैं। हमारे जो रूरल एरियाज़ होते हैं, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ज़मीनें सस्ती होती हैं, वहाँ पे इलीगल बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी नक्शे के कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। और बहुत सही आपने कहा कि इवन सोसाइटीज़ के अंदर भी और जिन इलीगल और अनप्लान्ड, मैंने आपको कॉलोनीज़ की बात की है, उनमें भी जो पानी की कुदरती गुजरगाहें हैं जो सैकड़ों साल से हैं, उनके आगे हम एक आर्जी बंद बांध के दीवार खड़ी करके घर बना लेते हैं या अपना कोई कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं और लोग समझते हैं कि जी 10 साल हो गए जी, नाला तो सूखा हुआ है, इसमें तो पानी नहीं आता। इवन इस्लामाबाद के अंदर अभी जो हमारा सैदपुर गांव है, ऊपर हमारा तलाड़ गोपीना है, तबाही हुई, वहाँ पे और भी इलाके जहाँ पे जो इस वक्त जो पानी की गुजरगाहें थी उनमें जो पानी आया है, तो मुझे लोकल अपने जो मेरे इलाके के लोग हैं उन्होंने कहा जी कि 50 साल के बाद हमने इस तरह का पानी और इस तरह की जो है वो शिद्दत देखी है, बहाव में भी और फैलाव में भी। तो ये बातें जो हैं ये इस सारे मामले में इंसानी सोच है और हमारे मनसूबा साजों में जो फ्लॉ है ना, बुनियादी तौर पर जो गलती है कि जो कुदरती आपकी पानी की गुजरगाह है ना, वो 100-200 साल में, सेंचुरीज़ में बनती है और वो बनती वहीं पे है जहाँ ढलवान है, रुख है पानी के जाने का। तो जब उसको बंद करते हैं तो हमारी अकल फौत हो जाती है। ये बात मैं समझने से कैसे, तो हम उनको बंद करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो लालच है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। अब आप देखें कि हमारे बहुत सारे ऐसे, ये तो मैं सिर्फ बरसाती नालों की बात अगर करूँ, थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो हमारे ऐसे दरिया हैं जो छोटे लेवल के दरिया, बड़े दरिया नहीं, जो पिंडी में भी है, इस्लामाबाद वाली साइड पे जो समा वाली है वो दरिया ही है। अब उसमें दरिया के अंदर लोगों ने घर बनाए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं बाकायदा, या वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी के साथ दरिया लग रहा है, उसने उसकी कटिंग करके वहाँ पे प्लॉट बेच दिए हैं। और लोग जो है ज़ाहिर है जो इस्लामाबाद से बाहर से आ रहे हैं, लोकल हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं है, वो वहाँ पे घर बना के बैठ जाते हैं और उसके बाद जब इस तरह की तबाही आती है फिर वो नुकसानात होते हैं। आपने 11 का जिक्र किया, बिल्कुल ये वाक़या वहाँ पे हुआ, वो भी इसी तरह की कुदरती गुजरगाहों के आगे बंद बांधा गया। और अभी आज जो DHA का हमने ये दिलखराश वीडियो आपके चैनल पे भी चली, बहुत दुख हुआ कि अब देखें वो एक ऐसी बेबसी है कि वो आप देख रहे हैं कि सारा कुछ हो रहा है, आप कुछ भी कर नहीं पा रहे। जो लोग दूसरी तरफ दरिया के किनारे या उस नाले के किनारे खड़े हैं, उनके पास भी कोई ऐसे रिसोर्सेज हाथ में नहीं है, वो तो पानी में जाते हैं, वो तो खुद डूब जाते हैं कि उस चीज़ को या उस नुकसान को रोक सकते। थोड़ा सा एक तो ये, दूसरा मलिक साहब जिस चीज़ की हमारे अंदर कमी है ना, वो है कोऑर्डिनेशन की। अभी इन तमाम जो इस तरह के नेशनल डिज़ास्टर्स हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, NDMA। अब NDMA के साथ जो है PDMAs बनी है हर सूबे में, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। अब उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन, उनकी मीटिंग, रिसोर्सेज किधर कितने हैं, कैसे लगाने चाहिए। और ये जो हमारी NDMA है, लोग समझते हैं कि शायद पूरे मुल्क में हर जगह डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसका काम है, ये कोऑर्डिनेशन वाली बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। बाकी प्रैक्टिकली जब इस तरह के डिज़ास्टर्स आते हैं तो वो चाहे हमारा सूबा हो, चाहे KP हो, सिंध बलूचिस्तान, सबसे पहले सूबाई PDMAs, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, बट उनकी कोऑर्डिनेशन जो है मरकज़ से हो रही होती है। तो मुझे इस कोऑर्डिनेशन की भी कमी नज़र आती है ही नहीं है।
ना कैपेसिटी है उनमें, ना कोऑर्डिनेशन है। मेरे से भी ज़्यादा क्लैरिटी से बात कर दी है, ये होनी चाहिए। ये बहुत ही तबाही वाली सूरत हाल है और हर साल हो रही है, और हर साल हम बाद में तासुफ का इजहार कर दें तो हमें फिर मेरे ख्याल में दुनिया जूते ही मारेगी कि पहले अपने काम तो ठीक करो। देखिए, सबसे पहले तो एक जो तशवीशनाक बात है जो अभी डॉक्टर तारिक ने कही, जो आबादी में एक बेहंगम इजाफा हो रहा है, इस पर मेरे ख्याल में तो आज तक किसी हुकूमत ने गौर नहीं किया और ना इस पर कोई प्लानिंग करने की कोशिश की। उसके साथ साथ ये हो रहा है कि जो आपकी ब्रेड बास्केट है उधर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। आप यहाँ से उतरे मोटरवे से और आप देखें कुछ लीगल और कुछ इलीगल, मतलब एकड़ों के एकड़ खेत जहाँ गंदम उगती थी और हमारी काश्त होती थी, वो तमाम जो है फ्लैट कर दिए गए हैं। आपके पहाड़ फ्लैट कर दिए गए हैं। पहाड़ आपके कुदरती जो है वो रोकते हैं आपकी आफात को। वो जब फ्लैट हो जाते हैं तो फिर किसी चीज़ को कोई चीज़ नहीं रोक सकती, पानी को भी कोई चीज़ नहीं रोक सकता। वो जो है आपकी हवाओं को भी वो रोकते हैं और एक कुदरती अमल से अल्लाह ताला ने उनको वहाँ खड़ा किया है। ये सब एक हुकूमत का एक मैं कहूँगी ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर चेक लगाए, इसमें एक पॉलिसी बनाई जो अगले 20-30 साल हिले ना। नेशनल प्लान ही कोई नहीं है इसके ऊपर, कोई प्लान नहीं है। और जो ये आपकी एग्रीकल्चरल लैंड्स को सोसाइटीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये इतना बड़ा आपके लिए मुसीबत बनेगी कि आपको एंड में एक एक चीज़ बाहर से मंगानी पड़ेगी। हर इंच पे आपके ऐसी अनप्लान्ड स्ट्रक्चर खड़े होंगे जो न सिर्फ शक्ल से बदशक्ल होंगे, बल्कि आप ये भी देखिए हर साल आपको क्यों ये इस कदर फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, इससे ये गर्मी में इजाफा है। गर्मी में इजाफा क्यों है? क्योंकि आप दरख्त काटते हैं। सिर्फ इस्लामाबाद में देख लीजिए जहाँ हम हैं इस वक्त, चंद सालों में आप देख नहीं रहे इस्लामाबाद को गंजा कर दिया गया है। इस्लामाबाद की शक्ल ही बदल गई है जी। अच्छा, फिर आप देखिए जो है सिरीना के सामने नालों को जिस जल्दी से सीडीए ने ढक दिया सिर्फ वंडर पास बनाने के लिए, तो वो कई सफारत खाने डूब गए। अब आप मुझे ये बताइए कि इस पर मतलब कोई किसी की तो जिम्मेदारी है। ये जो रेस्क्यू एफर्ट जो बंद कर रहे थे उनका दिमाग काम नहीं करता, तो मुझे उनको तो पूछना तो चाहिए ना, उनका नहीं अगर कर रहा था या जो भी जल्दी में कर रहे थे, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये अरबों रुपए की यहाँ होते हैं मामला, स्टैंडिंग कमेटीज हैं जी हैं, हम बोलेंगे जिस दिन उसकी मीटिंग होगी, लेकिन इसको हम उठाएंगे सेनेट में भी। लेकिन बात यह है कि जब आप पानी को कोई नहीं रोक सकता, हवाओं को कोई नहीं रोक सकता, जब आप उनकी गुजरगाहों को रोकेंगे, कुदरत की वो अपनी जगह बनाएंगे, और इसके लिए आपका काम है कि आप इसको जो है वो जो है कंट्रोल करें। लेकिन बहरहाल ये तो अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इनको एक अच्छा काम करना चाहिए कि अगले 30-50 साल के लिए फ्रीज कर जाएं, नो मोर हाउसिंग सोसाइटीज। इसके लिए आमों के 25 साल का ना एक प्लान बनाना पड़ेगा। DHA वो उधर काट दिए गए मुल्तान में, वहाँ तो आमों के दरख्तों का इशू। अब देखिए ना, ये एक अच्छी सोसाइटी है जहाँ वो डूबे हैं कर्नल साहब और उनकी अब उनको। अच्छा, उसके अलावा सवात में जो इंसान को अपनी बेबसी का एहसास होता है। रेस्क्यू का कोई, अब आपके कितने चांसेस हैं सड़क पे जाते हैं आप डूब जाएं गाड़ी समेत, लेकिन ये एक आफत है, आफत को कंट्रोल। शायद खटक साहब ये मामला इस वक्त KP में भी बहुत तबाही हुई है। हमें नेशनल लेवल के ऊपर सूबाई हुकूमतों को भी और मरकज़ को भी आई थिंक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक मुश्तरका मनसूबा लेकर जाना चाहिए और 20-25 साल उसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को महफूज कैसे बनाना है, इनकी जानें कैसे बचानी। 200-300 बंदा हम हर साल डुबो दें, कोई अकल तो मेरा ख्याल है वो उसके मुनाफी काम है जो हम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, ये सेनेटर साहबा ने आखिर में सवात वाक़ी का जिक्र किया। देखिए, सवात वाक़िया जो रहनुमा हुआ था वो दरिया के किनारे था। जब आप दरिया में जाते हैं, दरिया में आप वहाँ पे नाश्ता करते हैं, तो वहाँ पे पानी आने का ख़तरा जो है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू DHA या एज़ कम्पेयर टू उन एरियाज़ में कि जिन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन हुई है या इलीगल सोसाइटीज़ बनी है। मलिक साहब, हमारे दौरे हुकूमत में पिछले बल्कि 2 हमारी जो सूबाई हुकूमत गुजरी खैबर पख्तूनख्वा में, इमरान खान साहब ने एक बिलियन ट्री सुनामी का इनिशिएटिव लिया था कि हम इसमें दरख्त जो है वो लगाएंगे। जब आपकी फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगी, जब आपकी ज़मीन का कटाव जो है वो कम होगा, तो ये सैलाब इनके कितना फॉरेस्ट एरिया बढ़ा KP में? अब ये उसकी उस मंसूबे की आउटकम में कितना फॉरेस्ट एरिया बढ़ा? क्योंकि मुझे उसका आउटकम नहीं नजर आई है कोई भी।
अभी उसके लिए तो आपको स्टूडियो से बाहर निकल के आपको वहाँ पे प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर आप WWF की मैं जो स्टूडियो से बाहर निकल के बिलियन ट्री सुनामी के स्टूडियो से हवाले बाहर से निकल के पूरे मुल्क में घूमता हूँ, लेकिन मुझे वो आपका वो मिरेकल नजर नहीं आया कि वो कार्बन वो पता नहीं लेवी भी हमें मिलनी है और क्या कुछ मिलने लगा है पूरी दुनिया से। अभी अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो मैं आपको उधर ले जाऊंगा कि जिन एरियाज में दरख्त की कटाई हुई थी, स्पेशली सवात में, मनसेरा में, या उन एरियाज में जो हमारे हाई फॉरेस्ट एरिया थी, वहाँ पे एक हमने प्लांटेशन की। सेकेंडली एक नेशनल प्लांटेशन जिसको हमने कवर अप दिया, हमने उसकी प्रोटेक्शन की कि जो पोलिनेशन के जरिए दरख्त उगते हैं तो उसको भी हमने प्रोटेक्ट किया। इसी तरह किसी से भी आप खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी ज़िले में आप चले जाए, अगर मैं आपको अपने ज़िले की मिसाल दूँ तो करक में मैं आपको लेके जा सकता हूँ जो बिलियन ट्री सुनामी की वजह से वहाँ पे दरख्त उगे। इसी तरह अगर आप मेरे साथ विजिट करें डीए खान में तो वहाँ पे बहुत बड़ा अब जंगल बन चुका है। इसी तरह मनसेरा के उन एरियाज में कि जहाँ पे बड़ी बेदर्दी के साथ दरख्त कटे थे, वहाँ पे नई जो हमने फॉरेस्टेशन की वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। मलिक साहब, दरख्त जो है उसको उगने में 2, 3, 4 साल की 5 साल की उम्र उसको चाहिए होती है। तो मैं आपको उन एरियाज में लेके जाना चाहता हूँ, मेरे साथ आप जरूर चाहें, लेकिन मैं इस वक्त मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं आपको एक रोड मैप देने की बात कर रहा हूँ कि हुकूमतों को करना क्या चाहिए। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के उन एरियाज में जो हाई फॉरेस्ट एरिया है, उन एरियाज में उनको प्लांटेशन करनी चाहिए, या मरी या नतिया गली या जितने हमारी जो एरियाज हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में एक ज़माने में चांगा मंगा के जो बड़े बड़े जंगलात थे, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बड़ी बेदर्दी के साथ उन दरख्तों को काटा गया, उन दरख्तों की प्रोटेक्शन नहीं की गई। तो जब तक हम अपने माहौल को खुद हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो ये चीज़ें फिर हमारे साथ चलती रहेगी। और इस्लामाबाद या पिंडी मज़ाफ़ात जो एरियाज जहाँ पे ज़्यादा हैवी फ्लड आया है, तो उसमें अगर सोसाइटीज़ का अमल दखल है तो उसमें हुकूमतों की भी नाअहली शामिल है कि उन एरियाज में उन्होंने कंस्ट्रक्शन की कि जहाँ से पानी का गुजर है। और ये सवाल आप उन हुकूमत ज़रूर करें जो पिछले 40-45 साल से पंजाब के ऊपर काबिज है और उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की। और इसी तरह जो मैं शायद खटक साहब दोबारा आपकी तरफ आती हूं। मेहर साहब ज़ाद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डीजी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, ये जो रेन स्पेल चल रहा है, थोड़ा तो इसकी इंटेंसिटी के हवाले से बताइए कि इसकी शिद्दत कब तक बरकरार रहेगी और क्या ये बहुत अनयूजुअल है या रूटीन है? देखिए, मानसून की फोरकास्ट तो हमने ज्यादा बारिशों की दी हुई है। अगर आज तक देखा जाए ना, आज 22 जुलाई तक, तो हमारे पास अभी तक 70% ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना वो ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, यानी नॉर्मल से जितना भी है हमारा ये ड्यूरेशन है। अच्छा, ये जो मानसून के स्पेल आ रहे हैं, ये वैसे तो नॉर्मली मानसून में आते रहते हैं स्पेल, ये चौथा स्पेल था। और इस दफा जो है मानसून आपकी जो है वो एक स्पेल जून में भी आया, अर्ली स्पेल जो था। तो अब इसमें जो शिद्दत है वो तकरीबन कुछ एरियाज में नॉर्मल थी, कुछ में अबनॉर्मल भी थी। खैर 200 मिलीमीटर बारिश हो जाना वो नॉर्मल भी है। पहले इस्लामाबाद में 611 मिलीमीटर भी बारिश 2001 में जुलाई में हुई है। तो वह ये इस तरह का मानसून चलता रहता है। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन था ना, जैसे वो हमारे कई लोग बना लेते हैं कि जी क्लाउड बस्ट है। क्लाउड बस्ट जो होता है ना वो बड़े शॉर्ट पीरियड का होता है और उसमें बारिश जो होती है ना वो 100 मिलीमीटर से कम ज्यादा हो, यानी घंटा है तो 100 मिलीमीटर। अब ये स्पेल जो थे, चाहे वो चकवाल वाला हो चाहे ये कल का स्पेल हो, ये कल वाले स्पेल में 200 मिलीमीटर इस्लामाबाद में बारिश हुई है, यानी लगातार लगी रही है। और इस तरह, और जो चकवाल में था वो भी तकरीबन आप कह लें कि 36 घंटों पे 245 मिलीमीटर बारिश थी चकवाल में। तो इस तरह के स्पेल आते रहते हैं। लेकिन अब हमने क्या करना शुरू कर दिया है कि जिस दिन ज्यादा बारिश हो जाती है वो लोग बस उसको जी क्लाउड बस्ट बना के तो वो ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो ये जो तबाही इतनी ज्यादा हो रही, मैं समझ गया हूँ आपकी बात कि इसको क्लाउड बस्ट नहीं कहना चाहिए, ये पहले भी स्पेल आते रहे, आपकी बात समझ गए हम, लेकिन ये तबाही बहुत हो रही है इन बारिशों से, उसकी क्या वजह? तो वो देखे ना, मेरे से पहले बात कर रहे थे कि जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो काफी इनक्रोच हो चुका है। सही। आपके वाटर वो कोर्सेज जो है ना उनमें लोगों ने वो बना लिए होते हैं कोई ना कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन करके जी। वो देखें
आपका जो पहले नॉर्मल वे पानी का होता है उसको वो आप एक वो गुजर रहा होता है, लेकिन जब आप उसको इनक्रोच कर लेते हैं, उसको टर्निंग दे देंगे तो पानी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर तंग कर देंगे तो सीधी सी बात है, जैसे लोग आजकल घरों में या गलियों में भी अपना सेटअप बना लेते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये थोड़ी सी नदीम मलिक साहब मेरा ख्याल आप है। सही कह रहे हैं। दूसरी आप अच्छा डीजी साहब, लेकिन ये जो स्पेल चल रहा है इसमें शिद्दत अभी कब तक बरकरार रहेगी? क्योंकि बारिशें भी अच्छी खासी हो रही हैं, ये कब तक शिद्दत बरकरार रहेगी इस वाले स्पेल? ये इस स्पेल की जो दुरानिया हमने बताया हुआ है वो 21 से 25 तक है, 3 दिन अभी और इसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा ना वो हमारे कैचमेंट एरिया जो कश्मीर के हैं दरियाओं के, उन पे ज्यादा है। और उन पे बारिश अगर होगी भी तो अभी इस सूरत हाल में तो सैलाब सिवाय चनाब के कहीं भी नहीं आ सकता, क्योंकि मंगला पे अभी रिजर्वायर में काफी कैपेसिटी है, 50% भरा हुआ है। चनाब में खतरा है सैलाब का? हाँ जी, चनाब में सैलाब का खतरा है? हाँ, चनाब में फिलहाल खतरा है। चनाब में 2 चीजें इम्पैक्ट करती हैं, एक तो कैचमेंट एरिया में बारिश डायरेक्ट आपकी आती है, और दूसरा वो जब पानी इंडिया के रिजर्वायर्स हैं वो छोटे हैं, इस कैपेसिटी के नहीं है कि जी वो पानी सहार सकें, तो वो फिर पानी रिलीज कर देते हैं। तो ये चीज जो है ना वो फिर हमारे दरिया चनाब पे थोड़ी सी वो मेरे लिए वो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, ये जो 21 से 25 वाला पीरियड गुजरेगा तो उसके बाद अगस्त की क्या फोरकास्ट है? क्या अगस्त भी अनयूजुअल रेन का महीना है? बिल्कुल अनयूजुअल है, अनयूजुअल है, बिल्कुल इसी तरह ही है। जो भी अभी बारिशें जो है ना वो यानी आप कह लें कि नॉर्मल से हमने कुछ 40% ज्यादा बारिशों की फोरकास्ट है 3 महीने की। तो जो है ना वो भी तकरीबन आप कह लें कि जी सिस्टम जो है इसी तरह ही तो जुलाई के महीने में अभी तक 70% जायद हुई है, तो अगस्त के महीने में 40% जायद बारिश की आपकी तवक्को है? अगस्त के महीने में हम कह सकते हैं कि जी कम भी हो सकती है बैलेंस करने के लिए। फिर ओवरऑल हमने सितंबर भी इसमें शामिल करना है तो शायद कम भी हो सकती है। लेकिन देखें पता है क्या नदीम मलिक साहब, एक स्पेल जो होता है ना वही अगर ज्यादा आ जाता है और फिर गैप दे जाता है तो वो स्पेल ही आपके लिए वो ज्यादा सिचुएशन एबनॉर्मल क्रिएट कर जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डीजी मेट ऑफिस ज़ात खान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। 2 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिसको अभी मिला के अगर पढ़ें तो बात समझनी मुश्किल हो जाती है कि किस तरफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत आगे जाएगी। कल कुछ सेनेटर्स ऐसे आए जैसे मुराद सईद थे, फैसल जावेद थे, कुछ और लोग उनके साथी जो मुंतखब हुए होने चाहिए थे, मैं बिल्कुल उनकी मुखालफत नहीं कर रहा, कि उसके ऊपर पहले लोगों का तासुर ये था कि 9 मई के अंदर तो शायद सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट इनको पकड़ेगी। बहरहाल मुराद सईद अभी तक पकड़े नहीं थे गए, तो उसके ऊपर भी 2 राय पाई जाती हैं कि उनका क्या एक्चुअल रोल था, सिर्फ वो ऑडियो क्लिप की हद तक था या अमली तौर पर भी उन्होंने कुछ किया। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अभी अली मीन गंडापुर के राब्ते थे एज चीफ मिनिस्टर केपी के, क्या उनके साथ बाकी लोग भी इन टच थे? क्योंकि बहुत सारे लोग यकीनन इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहते। जो एक तासुर है ना कि बस सारी में बंदूकें पकड़ी हुई हैं, अभी लड़ने वाले पूरे पीटीआई के अंदर ये तासुर एटलीस्ट लीडरशिप में ये नहीं है कि उन्होंने लड़ना है इस्टेब्लिशमेंट से जाके। एक सियासत का उनका तरीकाकार है, उसके ऊपर वो कायम रहना चाहते हैं। इमरान खान को कोई भी शायद उनमें डंप नहीं करना चाहता, क्योंकि एक ही पॉपुलर फिगर है उस पार्टी के अंदर जो वोट खींचती है, उसका नाम इमरान खान है। लेकिन एक तरफ ये डेवलपमेंट हुई, आज दूसरी डेवलपमेंट ये थी कि भच्चर साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, अहमद चट्टा और कई दीगर लोग, उनको 9 मई के मुकदमे में ही 10-10 साल की सज़ा हो गई। तो अब इन दोनों को कैसे हम साथ में लाएं और कैसे बताएं कि आगे पीटीआई का सफ़र कैसे आगे बढ़ेगा? डॉक्टर तारिक साहब, पार्लिमानी अमूर तो आप देखते हैं और सियासत के भी आप ही चैम्पियन हैं, आप ही बताएंगे कि ये दोनों चीज़ें कैसे इकट्ठी आप मिलाएंगे और क्या देखेंगे आगे? देखिए मलिक साहब, गुजारिश है कि 9 मई के वाक़यात और उनमें जो लोग भी मुलव्वस थे बिल वास्ता बिला वास्ता, जिन्होंने प्लानिंग की, जो फिज़िकली जिनाह हाउस पे, शुहदा की यादगारों पे या कंटोनमेंट मुख्तलिफ शहरों के वहाँ पे इकट्ठे हुए एक ही वक्त में, ज़ाहिर है वो इत्तफाकिया तो हो नहीं सकता, उसके पीछे ज़ाहिर है इनका पूरा एक प्लान मौजूद था, वो अपनी जगह पे हैं। और उसमें जो भी लोग जैसे मैंने कहा कि बिल वास्ता, लेकिन फिर एक तो हो गया ना कि मुराद सईद हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। मैं अर्ज़ करता हूँ ना, लेट मी कंप्लीट। तो उन लोगों को जो इसमें मुलव्वस थे, उनके केसेस जो है अदालतों में चल रहे हैं, कुछ के फैसले हो चुके हैं, कुछ के अभी हुए हैं जैसे कल आप जिक्र कर रहे हैं, और कुछ के अभी होने हैं, जिन के शवाहिद मुकम्मल साहब वाला 10 साल का फैसला है, आप इसकी सताइश करते हैं? मैं इसकी सताइश नहीं करता। नहीं, मैं इसकी सताइश या इसकी गैर सताइश, ये मेरा मैंडेट नहीं है, क्योंकि अदालत ने दी है।
अदालत की तरफ से अदालतों में तो नवाज शरीफ को भी सजा हुई थी, प्लेन हाईजैकिंग में हुई थी, आप उसकी सताइश करते हैं। जो शवाहिद अदालत के पास मौजूद थे, नवाज शरीफ के प्लेन हाईजैकिंग के शवाहिद थे। आप वो जो एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस हैं, ये पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर और वो सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग बात है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कह दिया कि हमसे गलती हुई है, मान लिया ना, कितने साल बाद, 40 साल बाद। तो इसमें भी 40 साल बाद इंतजार करें हम? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंतज़ार करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन केसेस की नौइयत मुख्तलिफ है। बहरहाल इनके पास इसके बाद जो इससे पहले भी लोग सजा हुए हैं, उन्होंने अपीलें की हैं, उनमें बहुत सारे लोग बरी हो गए हैं। डॉक्टर साहब, दो हिस्से बहुत सारे लोगों के रहम की अपीलें जो है वो मानी गई हैं। एक तो वो लोग हैं जो मियाँ वाली एयरबेस पे चढ़ गए, जो GHQ के अंदर जिन्होंने आग जला दी या कोर्ट मांडर हाउस के अंदर, उनको आप आइडेंटिफाई करें, सजा दें। मैं बिल्कुल उनका हक में नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दूसरे सियासी नोयत के मामला है, स्लोगनेरिंग, नारे मारना सड़क पे खड़े होके, उसको भी आप टेररिज्म के जुमरे में डाल दें। देखें, बात यह है कि नारे मारना या कोई पोलिटिकल पार्टी का झंडा पकड़ के किसी जगह खड़ा होना, ये कोई भी जुर्म नहीं है, ना इसके ऊपर किसी को सजा दी गई है, ना दी जाएगी। तो बच्चर ने जाके कहीं आग लगाई थी? बच्चर ने मियाँ वाली बेस पे हमला किया था। देखिए, मुझे उनकी केस की कतई तौर पे कोई इल्म नहीं है। पलुशा भी इस पे बताएंगी, पलुशा को हो सकता है पता हो जी। क्या ये किस किस ने हमला किया था और कैसे कैसे दोनों चीज़ें, सेनेटर्स मुंतखब होना और ये सजाएं वाला? देखिए, हमला तो जो सामने नज़र आता था काफ़ी लोगों ने किया था, लेकिन देखिए मैंने खुद मुनाफकत नहीं कर सकती। मैंने बहुत से आपके शो पे कई दफ़ा और शोज़ पर, तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि जिन्होंने ये काम किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने नहीं किया उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन जिन्होंने किया उनको तो सज़ा मिलने के, मैंने कहा मिलनी चाहिए। तो फिर अब हम कैसे, मतलब हजम नहीं हो रहा कि फिर वो अचानक कहीं से निकल कर वो आके एक ग्रुप हलफ उठाएंगे। आप उनके मुतल्लिक आपको सबसे तशवीश उसके मुतल्लिक नहीं, और नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये हुकूमत को क्लैरिफाई करना चाहिए क्या हो। और फिर सेनेट में तकरीरें जो होंगी, रियासत मुखालिफ होंगी, रियासत के हक में होंगी, जो बातें, लेकिन आप उन्हें क्यों कह रही हैं कि वो रियासत मुखालिफ है? देखिए, मैं यही तो समझना चाह रहा हूं। मैंने वो सुनी है ना, जो बातें वो उनके वक्तन फवक्तन वीडियोस ऑडियोज आते थे, वो क्या कहते और थे? जो वो कहते थे, और जो उस वक्त कहा गया था कि ये सब लोग उसमें शामिल थे। आज मुझे समझ नहीं आई। मैं डॉक्टर साहब से समझना चाहूँगी। मैं तो ना काबीना में हूँ, ना मैं किसी ऐसी इंफॉर्मेशन रखती हूँ उस तक रसाई, लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब एक बाखबर और ताकतवर वज़ीर हैं, इनको पता होना चाहिए। अगर इन्हें भी नहीं पता तो फिर इन्हें फ़िक्रमंद ज़रूर होना चाहिए, दोनों में से। फ़िक्रमंद क्यों? देखिए, फिर इन्हें हर वक्त जो हुकूमत है ना, उसे ख्वाब खरगोश में नहीं रहना चाहिए। तो अगर हुकूमत ज़्यादा जागने की कोशिश करे तो मुश्किल भी पड़ जाती है, इसलिए बेहतर है जिस हालत में है उन्हें रहने दें। आप शायद खट्टक साहब से पूछते हैं, मैं इसका जवाब देता हूँ। सर शायद खट्टक साहब से ना पूछने पहले, तब तक आप और जवाब पक्का कर लें, पका लें इसको अच्छी तरह। शायद खट्टक साहब, ये दो खबरें जो है, आपका इसके ऊपर क्या तबसरा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला बेहतर हो जाएं, मैं इस पर सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा। पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हो जाए, इस तनाव वाली कैफियत में पाकिस्तान आगे नहीं चल रहा। लेकिन एक तरफ कल वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं, तो आज उधर पंजाब वालों को सजा हो गई। मालिक साहब, इसके अगर आप सेनेट वाले क्वेश्चन को मैं पहले ले लूं, वो ये कि जब हमने इन तमाम जमातों को ऑफर किया कि आए शो ऑफ हैंड के ऊपर करते हैं, या जिस जमात की जितने भी मेंबरान हो वो उतने ही सेनेटर उनको जो है वो जो पार्टी लिस्ट देती है, नॉमिनेट करती है, वो डायरेक्टली इलेक्ट हो जाए। लेकिन उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी की इश्क में ये सब लोग मुब्तला थे एक सेनेट के लिए। इन्होंने हमेशा के लिए एक हार्स ट्रेडिंग का रास्ता जो है वो खोल दिया। फिर जब इनके साथ सेनेट में हुआ, जब डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के इंतखाबात आए, इन्हीं के सेनेटर्स इनको छोड़ के जो है वो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने वोट दिए। तो जब तक ये मामला शो ऑफ हैंड के ऊपर नहीं होगा तो आपके ये सवालात इसी तरह मुझसे भी होंगे, तमाम पॉलिटिकल जमातों से होंगे। जब ये शो ऑफ हैंड के ऊपर आएगी ये चीज़, तो कोई भी हार्स ट्रेडिंग नहीं कर सकेगी, और उन तमाम लोगों के चेहरे जो हैं, शक्लें वो कौम के सामने आएंगी जो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे या अपने पार्टी, जो उनका राइट होता है पार्टी का उनके ऊपर कि वो अपने पार्टी को वोट दें। नंबर सेकंड, 9 मई के हवाले से हमारा बड़ा ही मौक़िफ़ वाज़ेह था इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ का, कि 9 मई की आप तहकीकात करा लें। अगर 9 मई में कोई भी मुलविस हुआ तो आप उनको सजाएं दें। लेकिन इधर मामला ऐसा पड़ा कि इतने जगह पे तो जिनात भी नहीं पहुंच सकते थे कि जितने जगहों पे हमारे लोगों को एक वक्त पे एक टाइम के ऊपर, मैं मियावाली में भी मौजूद हूं और उसी टाइम पे मैं फैसलाबाद में मौजूद हूं, उसी टाइम मैं लाहौर में भी मौजूद हूं। तो जब आपकी इन्वेस्टिगेशन का ये लेवल है, जब पुलिस ऑफिसर
खुद बयान देने से इनकारी हो जाए कि जी जो बयान मुझसे लिया गया था या मैंने जो लिखा था वो हकायक के ऊपर मबनी नहीं था। और बयानात कैसे लिखे हैं कि जी मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था, वहां पे इमरान खान साहब और पीटीआई की क़यादत जो थी वो ये प्लानिंग कर रही है। तो इसलिए इमरान खान या जो हमारे जिन लीडरशिप को इन्होंने डाला है वो 9 मई में मुलविस है। शाह महमूद कुरैशी जो कराची में हॉस्पिटल में एडमिट थे उनको तमाम 9 मई के उसमें मुलविस किया। यास्मीन राशिद जो लोगों को मना कर रही है उसकी वीडियो फुटेजेस जिसका इनको बड़ा शौक है कि फुटेजेस जो है वो सामने लाए, तो उन फुटेजेस में यास्मीन राशिद सबको मना कर रही है कि जी उधर ना जाए। इमरान खान साहब ने बिल्कुल नहीं बोला। मुराद सईद हैं वो सेनेट का हल्फ उठाने के लिए इस्लामाबाद तशरीफ लाएंगे। मुराद सईद के ऊपर अगर आप एक भी चीज प्रूफ कर दें, मुराद सईद 9 मई को किसी भी प्रोटेस्ट में मौजूद नहीं था फिजिकली, लेकिन अरे मैं तो बिल्कुल इल्जाम नहीं आयद कर रहा, मैं पूछ रहा हूं कि वो हल्फ उठाने सेनेट में आएंगे। वो तो अभी पार्टी का फैसला है। मशवरत के बाद जब पार्टी उनको जो भी मशवरा देगी उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो सेनेट में आना चाहता है या नहीं आना चाहते। बेसिकली तो ये उन तमाम कुव्वतों का पैगाम था कि जिन्होंने कहा था कि मुराद सईद के ऊपर क्रॉस लग चुका है, मुराद सईद अभी सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। ये उन कुव्वतों का पैगाम है कि जो खुद को जमीन के ऊपर नऊजुबिल्लाह खुदा समझते हैं। इधर क्रॉस लगाना प्लस करना, लेकिन हमारा तो शायद खट्टर साहब एक तासुर हमें जो मिला था आपके सेनेट इलेक्शन से वो ये था कि ये एक बिगर अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में ये सेनेट इलेक्शन हुए और उसमें आपके लोग 6 ही मुंतखब होने थे, 6 ही हुए, 7 हो सकते थे, नहीं 7 हुए। तो उसमें नामों के ऊपर भी क्लियरेंस तो हुई होगी, ये तो नहीं हुआ होगा कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी अचानक नाम आ गए। मालिक साहब हमारे लोग, हमारे सेनेट की तादाद इससे ज्यादा होती अगर हमारे हिस्से की 25 मखसूस नशिस्तें जो दीगर जमातों में बांट दी गई थी, अगर हमें अपनी मखसूस नशिस्तें मिल जाती जो हमारे हिस्से की थी, तो अभी हम इस पोजीशन में होते कि हम अपने 6-7 सेनेटर मुंतखब कराते। पहले भी हमारा टारगेट 6 क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं इनके नामों के ऊपर पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हो कि ये नाम आने वाले हैं, तो कोई मसला ना हो, पहले से ही कर लिया हो कि रिएक्शन ले लिया हो कि ठीक है ओके? नहीं, अब मैं अगर आपको सच बात बताऊं, ये खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन जो था ये मुराद सईद और आजम सवाती साहब की वजह से बड़ा डिले हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि आप ये 2 नाम निकाल दें, उसके बाद हम सेनेट के इंतखाबात करा देंगे और आपको पूरी सीटें भी मिल जाएंगी। तो ये उस वजह से डिले हुआ क्योंकि हम इमरान खान साहब ने मुराद सईद का खुद कहा था कि उसको हर सूरत मैंने सेनेटर बनाना है, और हमारी तादाद भी पूरी थी, हमारे मेंबरान भी पूरे थे और उनको 28 के 28 वोट मिले। आपने देखा, और हमने उनको एक्स्ट्रा MPs भी इसलिए दिए क्योंकि ये लोग चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से हम मुराद सईद और आजम सवाती को ना आने दे। लेकिन इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का मैंडेट था और पाकिस्तानी कौम ने। डॉक्टर साहब अब ये तो बात एक होगी ना, उन्होंने कहा जी कि वो तो डिले हो रहा था इस वजह से कि 2 नामों को निकालने का कहा जा रहा था लेकिन उन्होंने ताकत दिखाई और इलेक्ट कर दिया। मलिक साहब गुजारिश ये है कि ये खैर उनका अपना एक वर्जन है और इसको वही बेहतर तौर पे बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बात पलवशा ने भी की और अपनी जो मैंने इब्तदाई गुफ्तगू की मैं वहीं से ज़रा कंटिन्यू करूँगा। देखिए, मैंने 9 मई का जिक्र इसलिए किया कि वो एज़ इट इज़ एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ा एक बदनुमा वाक़या है और उसमें मुलविस लोग जो हैं उन्हें अपना अपना ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सज़ा कुछ मिल चुकी है, कुछ को मिल रही है, कुछ को आइंदा मिलेगी, वो एक सेपरेट चीज़ है। सेनेटर ये कि उसको बनाते हैं या नहीं बनाते ये इनका अपना एक मामला है। अगर ये समझते हैं कि कोई ऐसा फ़र्द, अगर मुराद सईद का नाम ले रहे हैं या किसी सवाती साहब का उन्होंने नाम लिया या कोई और, इवन मैं, अगर हम ये समझते हैं कि हम पार्लियामेंट का हिस्सा बन के बहैसियत MNA या बहैसियत सेनेटर अपना कोई गुनाह जो हमने किया हो माजी में हाल में उस पर पर्दा पड़ जाएगा और सजा से बच जाएंगे। इल्ज़ाम है अभी सर, मैंने तो नहीं कहा कि आपने कहा ना गुनाह पे पर्दा पड़ जाएगा। मैं तो सबको बीच में रख के कह रहा हूँ ना, मैं मुराद सईद की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कोई भी अगर ये समझता है कि उसने माजी में कोई गलत काम किया है, लेट्स से दिस वे, और वो सेनेटर या MNA बन के सजा से बच जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सर डार साहब पाकिस्तानी सेनेटर बने, लंदन में रहे और उस वक्त वापस आए जब नवाज शरीफ साहब की डील हो चुकी थी, फिर दोनों के साथ मामला गड़बड़ नहीं हुए, तब तक वो पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कोई डील नहीं हुई थी। सर वो मदर ऑफ ऑल डील्स थी सर, मदर ऑफ ऑल डील्स थी। मशरिक में गुफ्तगू हो रही है, आप
उसको उठा के मैंने तो बगल आपको में एक्चुअल लेके मिसाल दी, आपके 180 सेंटर डिग्री नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली ये बात बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट का मेंबर बनने से आपके किसी करदा गुनाह पे मट्टी नहीं डाली जा सकती। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। और ये जो अभी कह रहे हैं सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा, जैसे बड़े मियाँ साहब को इंतजार करना पड़े था। हो सकता है उन्हें इस तरह के काम करना ज्यादा महंगा पड़ जाइए। मैं आपको भी क्लोजिंग आप जो कह रही थी ना कि गवर्नमेंट जो है वो सो रही है, गवर्नमेंट सोई नहीं होती। गवर्नमेंट सो जाए तो मुल्क नहीं चलते। सोने की एक्टिंग कर रही होती है, जाग रहे हैं और मुकम्मल जाग रहे हैं, और ये हमारा हिस्सा है। पता नहीं चलने देते जाग रहे हैं बस नहीं, पता ही नहीं चलने देते जाग रहे। बात असल ये है कि देखिए ये शाहिद खटक साहब ने जो बात की है वो उन्होंने कहा हमने शो ऑफ स्ट्रेंथ की है, तो इट्स एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। वो ले आए अपना बंदा, आगे क्या होता है अब ये फिर फैसला साजों पे। बहुत शुक्रिया आपका पलविशा खान, डॉक्टर तारिक फजल, शाहिद खटक साहब। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।